हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कोलिजन थ्योरी, जो कि बिल्कुल सिंपल भी है एंड बोर्ड्स के हिसाब से क्वेश्चन भी सिंपल आता है। तो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। कोलिजन थ्योरी होता ही क्या है बेटा? पहली चीज, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे बता दो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। बिफोर गोइंग टू थ्योरी, मैं कुछ पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, ध्यान समझना इसको। सपोज कर लो कि कोलिजन के नाम से तो क्लियर है पहले कि कोलिजन होने वाला है, राइट। सपोज कर लो इधर से H2 के मोलिक्यूल्स आ रहे हैं, इधर से Cl2 के मोलिक्यूल आ रहे हैं। H2 और Cl2 दोनों टकराने वाले हैं और रिएक्शन होने वाली है, राइट। अब ऐसे सपोज करो, मैंने क्या बोला, इधर से H2 इधर से Cl2 और दोनों टकराएंगे तो क्या बन जाएगा? HCl। सपोज कर लो कि ताड़ी बजना ही एक रिएक्शन है, राइट। अगर ताड़ी बज गई तो सपोज कर लो रिएक्शन हो जाएगी। मैंने बोला इधर से यह आता है, इधर से यह आता है, ये टकराए, आवाज नहीं आई। क्यों नहीं आई बेटा? क्योंकि इसको प्रॉपरली टकराना पड़ेगा। प्रॉपरली टकराने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर एनर्जी चाहिए। जब ये टकराएंगे तो रिएक्शन होने वाली है, पहली बात, राइट। तो सबसे पहला बैरियर कौन सा हो गया? एनर्जी। इट शुड हैव अ प्रॉपर एनर्जी, उसी के बाद आवाज आ पाएगी। तो हमारा क्या है? ये पहला फैक्टर। सेकेंड चीज, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब अगर ताली बजाने के लिए तुमने क्या करा, हाथ ऐसे आ रहा है तो क्या प्रॉपर बज पा रही है? नहीं। क्या वो ऐसे आ रहा तो बज पा रही है? नहीं। क्या ये वाला ऐसे आ रहा तो बज पा रही है? नहीं। उसे क्या करना पड़ेगा? उसकी ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर, ये इसी शेप के अंदर आनी चाहिए, तभी तो क्या होगी? रिएक्शन हो पाएगी। अगर प्रॉपर शेप के अंदर नहीं आ रही तो रिएक्शन नहीं होगी। तो कम ऑन, दोनों फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एनर्जी शुड बी प्रॉपर, सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर। तो हम यहां से इस बात को समझ चुके हैं, राइट। अब हम क्या मानते हैं यहां पर, अगर तो प्रॉपर एनर्जी से है तो H और Cl कंबाइन हो जाएंगे, बॉन्ड वॉन्ड बन जाएगी उनके बीच में। लेकिन अगर प्रॉपर एनर्जी से नहीं टकराए तो वो बॉल की तरह टकरा कर वापस चले जाएंगे ऐसे ही, है ना। और वापस कभी तेज एनर्जी से टकराएंगे तो रिएक्शन होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, राइट। तो पहले इन दोनों कंडीशन को पढ़ाता हूं, उसके बाद इसको पढ़ाऊंगा। देखो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी? इट्स एनर्जी शुड बी प्रॉपर। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी एनर्जी होगी तो रिएक्शन हो जाएगी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी रिएक्शन नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। थ्रेशोल्ड क्या होता है? कम से कम कितनी एनर्जी अपने को चाहिए उसे बोल देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि मिनिमम एनर्जी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या, इसके रिलेशन क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होनी चाहिए? इतनी तो होनी चाहिए, E की पावर माइनस E बाय RT। सो ये कंडीशन आपने पहले भी पढ़ी है लास्ट रिलेशन के अंदर ही। प्रॉपर ओरिएंटेशन, उसकी जो ओरिएंटेशन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय P, विच इज नोन एज स्टेरिक फैक्टर। की कोई भीड़ भाड़ तो नहीं हो रही, सीधा टकरा रहे ना, तो इसे बोल देते हैं हम स्टेरिक फैक्टर, या फिर P से ऐसा बोल देते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, राइट। बिकॉज रिप्रेजेंटेशन तो किसकी है? प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल की। तो ये दोनों फैक्टर होप आपको समझ आ गए होंगे। तो जरा यहां पर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंटली वो टकरा रहे हैं, राइट, एंड इफेक्टिव कोलिजन। और कोलिजन इफेक्टिव कब होगा? ये रही उसकी कंडीशन। फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ तब होगा जब ये दोनों कंडीशन क्या होगी? फुलफिल। अब इसका जो एक रिलेशन बन के आ रहा है, हालांकि रिलेशन तुम्हारे एग्जाम के अंदर तो नहीं आता मोस्ट कॉमनली, लेकिन अगर मैं इसी फॉर्म में पूछ लूं चार ऑप्शंस देकर तो फिर पूछा जा सकता है, बट ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहां लिखा भी क्या हुआ है? ZAB इंटू F। पहली बात, ZAB है क्या? ये बोल रहा है कितने कोलिजन हो रहे हैं, ये बात भी ठीक है। अब उनमें से कितने इफेक्टिव है? मैंने बोला सपोज करो 500 कोलिजन हुए, उनमें से सिर्फ 10% इफेक्टिव हुए। 10% से क्या हुई? रिएक्शन हुई। तो मुझे 10% से डिलीट कर 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। तो ये वही बात है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन। परसेंटेज ना लिख, क्या ले लिया? फ्रैक्शन। और सारी केमिस्ट्री किसमें चल रही थी? फ्रैक्शन में चल रही थी। यहां पे क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, राइट। तो पहले ZAB तो आ ही गया। तो उसके अंदर कौन कौन से दो फैक्टर आ सकते हैं? पहला फैक्टर आ सकता है बेटा एनर्जी फैक्टर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फैक्टर। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहला फैक्टर कवर हो गया। सेकंड फैक्टर आ सकता है बेटा, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर। तो मैंने इसको P से भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। आपको ये दोनों रिलेशन के साथ साथ ये वाला फैक्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको एक बार आपने अच्छे से देख लेना है, राइट। कुछ खास क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते इसमें से, इनमें से ज्यादा आ जाते हैं, बट एक बार देखने में बुराई भी नहीं है, राइट।
तो चलते हैं हमारे इसके बाद के हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज। देखो, इससे पहले के टॉपिक में तुमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ने से कितना फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। अब तुम पढ़ने वाले हो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसे फर्क पड़ता है। इसको ध्यान से हमें समझना है, बिकॉज अब हम जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के अंदर, जहां पर जो हम शुरुआत करने वाले हैं थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी से। टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, बच्चे इसको लिख भी देते हैं, कर भी देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन कहां रहती है, समझने के अंदर। राइट, हमें रटके तो नहीं लिखना ना, हमें समझना है यहाँ पर। तो उसको जरा ध्यान से समझना और मुझे बताना है तुमने कि तुम्हें समझ आया या फिर नहीं, या फिर कंफ्यूजन रह गई है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड बेटा वो एनर्जी है जो कम से कम चाहिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। सपोज करो तुम खाना भी बना रहे हो घर पे, राइट, कुक भी बन गए तुमने क्या करा, जब खाना बना रहे हो तो मिनिमम कितनी हीट, कितनी एनर्जी चाहिए जिससे कि खाना बन पाए, कच्चा ना रह जाए, राइट। तो वो मिनिमम हीट कितनी है, मिनिमम एनर्जी क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब उससे कम हुई तो रिएक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगी, हम यही मानते हैं, राइट। अब सुनो मेरी बात, देखो अब यहां पर हम इसको कैसे पढ़ने वाले, हम यहां पढ़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, अगर उसकी प्रॉपर एनर्जी नहीं हुई है ना, प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई तो वो रिएक्शन नहीं होने वाली, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एनर्जी से उन्हें टकराना पड़ेगा, तब जाकर रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि सपोज कर लो जैसे ताली बजना एक रिएक्शन है, अगर मैं आराम से लेकर आता हूं उनको तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, राइट। तो मैं आवाज तो नहीं आ पा रही ना, लेकिन अगर तुमने आवाज लानी है तो इन्हें क्या होगा, प्रॉपर एनर्जी से टकराना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें आवाज आने वाली है, राइट। सो हम क्या करेंगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली H2 का मॉलिक्यूल और I2 का मॉलिक्यूल दोनों टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। जरा देखते हैं इनको। The minimum amount of energy with which molecule must strike to carry out the chemical reaction. मॉलिक्यूल को उतनी एनर्जी से कम टकराना ही होगा अगर रिएक्शन क्या करवानी है, प्रोसीड करवानी है, राइट। तो इसे क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि कम से कम एनर्जी जिससे रिएक्शन होगी। सेकंड है इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, इसको बोलेंगे हम एक्स्ट्रा एनर्जी। देखो अब मैं सिंपल सी बात बोलता हूं उसको। सपोज कर लो, देखो तुमने जो खाना बनाना था, राइट, अगर ठंडे पानी से बनाते तो तुम्हें ज्यादा हीट देनी पड़ती। सपोज कर लो गर्म पानी थोड़ा सा पहले ही गर्म है तो हीट क्या देनी पड़ रही है, कम, राइट। एक्टिवेशन वो है कि अब कितनी चाहिए, हो सकता है पानी पहले से गर्म हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कम हीट पर करना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, राइट। तो अब कितनी चाहिए, वो क्या है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और थ्रेशोल्ड क्या है कि थ्रेशोल्ड क्या आता है बेटा, कि टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, और एक्टिवेशन क्या है, अब कितनी चाहिए। सपोज कर लो मुझे इतनी सारी एनर्जी चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, राइट, लेकिन इतनी एनर्जी मेरे पास पहले ही है, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी सी देनी पड़ेगी अब, राइट। मुझे अब कितनी देनी है, तो मैं इसे बोल दूंगा द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखो इतनी तो पहले है ही है उसके पास, अब एक्स्ट्रा कितनी देनी है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी गिवन टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन। उसे क्या बोल देंगे बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके नाम से एक्टिवेशन जैसा साउंड होता है कि कुछ एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो जरा इसको हम कैसे बोल सकते हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी गिवन टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, या फिर इसे अच्छे वर्ड्स के अंदर बोलूं, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, अगर यहां तक पहुंच गई एनर्जी, ये एनर्जी बैरियर है, अगर यहां तक एनर्जी पहुंच गई तो रिएक्शन तो हो जाएगी, अगर इससे कम रह गई तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, राइट। तो उसे यहां तक तो पहुंचना है, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक तो पहुंचना ही पहुंचना है। सो होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। तो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। अब मैंने बोला यहां पर कि पहले एनर्जी क्या थी इसके पास, इतनी तो थी, अभी बाकी क्या कर दिया हमने, इसको बाकी अमाउंट में एनर्जी दी ताकि ये कहां तक पहुंच गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गया, उसके बाद रिएक्शन हो जाएगी। अब तुम कहोगे नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, अच्छा बेटा जब खाना बनाते हो तो उसको क्या करते हो, बहुत ज्यादा हीट करते हो, पर जैसे ही कुकर में खाना बना हुआ है साथ साथ तो उठा के खा नहीं लेते ना, है ना, ठंडा होने देते हो ना, तो यहां से भी क्या होगा, थोड़ी थोड़ी एनर्जी कम हो गई, उसके बाद तुम्हारे काम की चीज बन रही है, तुम खा सकते हो उसको, है ना। ऐसा नहीं कि खाना बन रहा है तुमने क्या करा कि वहीं पर कढ़ाई कड़छी डाली और ऐसे डाल के ऐसे खा लिया, है ना, तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ अगर ऐसा कर लिया। तो सिमिलर वही है कि यहां तक एक बार पहुंच जाए, उसके बाद तो क्या होगा, अपने आप कम होती चली जाएगी, राइट। तो हमारी मेन कंडीशन क्या है कि यहां तक पहुंच जाए।
सो होप आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। होप आपको समझ आ गया होगा। चलो अब देखते हैं यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में कुछ रिलेशन। अब देखो, अब आपको पता ही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तुमने वो तुषार कपूर वाली मूवी तो देखी होगी ना, गोलमाल 3 आई थिंक थी। उसमें क्या करते हैं, उसको तवे के ऊपर बिठा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हीट है ना वहां पर, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, भाग कर जाता है वो, राइट। तो ऐसा ही है, मतलब मजाक वाली बात थी, लेकिन ऐसा ही है, जब भी तुम किसी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल तुम पानी को गर्म कर रहे हो, गर्म करते क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं, वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, और वो अगर ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तब क्या होता है, वेपरेट होकर बाहर चले जाते हैं, यानी कि इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, जितना तुम क्या दोगे उसको, टेम्परेचर दोगे। अब देखो, अब मैंने बोला यहां पर ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नीचे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब मैं तुमसे एक सिंपल चीज पूछता हूं, उसको बताने से पहले, काइनेटिक एनर्जी यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, राइट। तो मैं इसको ना सिंपल सा डिवाइड कर देता हूं। मैंने बोला तुम घर जा रहे हो, ये एक बच्चा 10 की स्पीड पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे, 80, 90, 100 पे, राइट। तो इस स्पीड से बच्चा घर जा रहे हैं अपने, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं हमने, वैसे स्पीड तो कम ही रखा करो, बट मैं मॉलिक्यूल के हिसाब से बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने बोल दिया कि इनकी स्पीड कितनी भी हो सकती है। तो काइनेटिक सबसे ज्यादा किसकी होगी, इतनी, है ना। ऐसे बच्चे जो 0 की स्पीड से घर जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो 0 ही है ना। थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं पैदल वाले, तो थोड़ा सा आगे एनर्जी बढ़ गई। अब जो मोस्टली बच्चे क्या है, वो अच्छे हैं, शरीफ हैं, वो क्या करते हैं बेटा, 20-30 की स्पीड से घर जा रहे हैं, है ना। ऐसा लेट कर लेते हैं, लेट ही करना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम। अब देखो ये कर्व क्या बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि स्पीड इनकी सबसे ज्यादा है, ना 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 ना, ये क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बच्चे जो हैं वो 30 की स्पीड से ज्यादा जाने वाले हैं। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो, अब जो ये बच्चे हैं बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड से जा रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं बहुत स्लो स्पीड से जा रहे हैं। बीच वाले क्या है, ये है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसे क्या बोल देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, राइट। अब आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी कि ऊपर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि मोस्टली नंबर ऑफ पार्टिकल की स्पीड क्या है। अब मैंने यहां पर डाल दिया एक्टिवेशन एनर्जी, या यूं कहूं कि जो एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स बनना है उसे इतनी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, इतनी स्पीड से वो मूव करके जाएगा, तभी क्या बन पाएगा, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स। दो मॉलिक्यूल टकराएंगे इतनी स्पीड से, तभी क्या होने वाली है, रिएक्शन होने वाली है, राइट। अब देखो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। अब यहां पर कौन से मॉलिक्यूल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ ये वाले, सिर्फ इतना से मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रिएक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इतने से मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, राइट। जो यहां तक पहुंच गया वो तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन अगर जो पीछे रह गए जिनकी एनर्जी कम है वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, और हम देख रहे हैं कि मोस्टली रिएक्शन तो नहीं हुई यहां पर। अब आगे देखते हैं। सपोज कर लो कि मैंने टेम्परेचर को, इसी टेम्परेचर को मैंने क्या कर दिया, 10 केल्विन बढ़ा दिया, है ना। तो सपोज कर लो पहले 250 केल्विन था, तो मैंने अब क्या कर दिया, 260 केल्विन कर दिया उसको, तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, या फिर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा मानता हूं। मैंने बोल दिया, सपोज कर लो कि वो कितना था, 350 के आसपास था, तो अब वो मान लो 360 मान लो, राइट। अब 360 के अंदर पहले तो क्या था, इतने मॉलिक्यूल टकरा रहे थे जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही थी, लेकिन अब मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, तो मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, बढ़ गए। ये सारे अब टकराने वाले हैं, और जब इतने सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई तो उनकी रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आपको इस कंसेप्ट से भी समझ आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी ही रिएक्शन क्या होने वाली है, फास्ट होने वाली है। और यहां पर आप देख रहे हो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा फास्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं, ज्यादा फास्टली वो स्ट्राइक करने वाले, तो रिएक्शन भी क्या होगी, अल्टीमेटली फास्ट हो गई। सो होप आपको ये वाला पॉइंट तो यहां पर क्लियर हो गया होगा, राइट। बट आपको ज्यादा ध्यान जो देना है वो इस पर देना है, इन पे आने की क्वेश्चन के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। अब इसके ऊपर तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट ये है कि आपको क्या होता है कि जब कोई एग्जाम देने जाते हो बेटा, अगर ग्राफ टाइप का बना आ जाए कहीं पर कॉम्पिटिटिव के अंदर भी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डील करना है उसके साथ। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट पड़ाव की तरफ, जो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। वेल, कैटलिस्ट के बारे में मैंने पहले बताया भी था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा बताता हूं। देखो, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो आइदर रिएक्शन क्या कर दे, फास्ट कर दे, और क्या कर दे बेटा, स्लो कर दे। दोनों में से एक चेंज तो वो लेकर आने वाला है, राइट।
अब फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था तुम्हें एग्जाम्पल बारात का, तो उसमें क्या होता है बेटा कि कुछ होते हैं ना जो नागिन डांस करते हैं, जो बारात को 2-3 घंटे लेट करवा देते हैं, तो वो क्या हो गए नेगेटिव कैटलिस्ट। उसने क्या कर दिया रिएक्शन को, यानी कि शादी को थोड़ा सा लेट कर दिया, राइट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, वही अंकल जो कहते हैं ना जल्दी जल्दी उठो बेटा, जो नागिन डांस भी करते हैं उनको भी कहते हैं जल्दी 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 चलो बेटा, है ना। तो वो क्या करवा देते हैं, जल्दी पहुंचवा देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो डिक्रीज कर दें, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको पढ़ना हमने ग्राफ से, तो जरा ध्यान से इसको देखते हैं। सो कैटलिस्ट करता ही क्या है, कैटलिस्ट कंबाइन विद रिएक्टेंट टू फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। वेल इधर जाने से पहले हम पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो ये है क्या, इंटरमीडिएट कैसे बनता है, राइट। देखो ये एक ए है, ये एक बी है, राइट। एक कैटलिस्ट अलग, दूसरा कैटलिस्ट अलग। अब इन दोनों ने आपस में मिलना है, राइट। एक तो तरीका क्या था, ये खुद मिलते हैं ना, खुद मिलते थोड़ा बहुत शर्माते, मतलब इनके रिश्ते की बात चल रही थी दोनों की, इसकी और इसकी। एक तो तरीका क्या होता है, ये खुद मिलते फिर बात आती, थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन जो ये सी है ना, ये बहुत क्यूट है। इसने क्या करा, मतलब हो सकता है इसकी कोई छोटी बहन मान लो या फिर उसकी मदर मान लो, उन्होंने क्या करा, दोनों को साथ में मिलने के लिए बुलाया, राइट। तीनों साथ में मिले हुए हैं, इन्होंने क्या करा, पैसे साथ में बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, उसकी मदर वहां से चली गई, राइट। अब ए और बी तो बात करने लग गए और उनकी बात हो गई शुरू, राइट। अब जरा ध्यान समझना इसको, अगर ये ना होता तो क्या होता, वो धीरे धीरे हेजिटेशन करते, हो सकता है बात ही ना करते, है ना। तो ये क्या हो जाती, रिएक्शन लेट हो जाती। लेकिन सी ने क्या करा, कमाल करा कि क्या करा, पहले सबके साथ जाकर बैठ गए और बाद में खुद निकल कर चले गए। तो यही क्या होता है, कैटलिस्ट का रोल, रिएक्शन को थोड़ा सा क्या करवा देते हैं, फास्ट करवा देते हैं, राइट। अगर मैं एक्सपेरिमेंट के टर्म से चलूं इसको, बिकॉज अभी तो था एक समझने के लिए, अब चलते हैं इसको एक्सपेरिमेंटल टर्म से। सपोज कर लो इधर से एक H2 का मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर से एक Cl2 का मॉलिक्यूल आ रहा है। पहले H2 के मॉलिक्यूल को हीट दी तोड़ने के लिए, फिर Cl2 के मॉलिक्यूल को हीट दी तोड़ने के लिए, फिर दोनों जाकर जुड़ रहे हैं, तो हीट क्या लग गई बेटा, बहुत ज्यादा लग गई, है ना। सिमिलरली पहले मैंने हीट दी कि AA टूटे, फिर मैंने हीट दी बेटा BB टूटे, फिर दोनों जाकर, यानी कि जैसे ये HH और ClCl था, तो मैंने क्या बोला, पहले हीट दी, H टूटा, फिर हीट दी, Cl टूटा, और दोनों H और Cl एक दूसरे से मिले, तो ज्यादा हीट लगी ना, पहले इसको तोड़ा फिर इसको तोड़ा। लेकिन C क्या कमाल कर सकता है, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या कमाल कर सकता है, उसने क्या करा, एक बॉन्ड इससे बना ली, एक बॉन्ड इससे बना ली, इन दोनों को लेकर चला गया, देखो ऐसी बॉन्ड बन गई। थोड़ा सा डॉटेड दिखाता हूं। अब ये क्या होगा, आसानी से थोड़ी सी हीट करूंगा और ये HCl बन जाएगा और कैटलिस्ट निकल गया यहां से बाहर। तो इसने क्या कर दिया, रिएक्शन फास्ट भी करवा दी और कम एनर्जी खर्चे में भी करवा दी, ज्यादा खर्चा नहीं होने दिया, कम खर्चे में बात निपटा दी। वो कैसे, इसने क्या करा, सिंपल, पहले इसको ब्रेक किया, ये इसको क्या कर दिया, H ने क्या करा, C से भी कंबाइन कर लिया, Cl से भी कर लिया, बाद में खुद निकल कर चला गया, H और Cl की क्या बन गई, बॉन्डिंग बन गई। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें भी आपको मैं रिलेट करने वाला हूं, रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, और ये है रिएक्शन पाथ विद कैटलिस्ट। देखो अब मैंने बोला अगर यहां पर कैटलिस्ट ना डालता तो क्या होता बेटा, पहले हीट देनी पड़ती H2 को तोड़ने के लिए, फिर हीट देनी पड़ती Cl2 को तोड़ने के लिए, फिर टोटल हीट यहां पर क्या होती, बहुत ज्यादा होती। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या हुआ यहां पर कि कौन चला गया बीच में, कैटलिस्ट, इसने H से भी कंबाइन कर लिया, Cl से भी कंबाइन कर लिया, और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, अनस्टेबल, हीट करते ही क्या होगा, कैटलिस्ट निकल जाएगा बाहर। तो इसने क्या कर दी, रिएक्शन कम एनर्जी में ही करवा दी। वो कैसे बताओ, क्योंकि मेरे को एनर्जी नहीं देनी पड़ी स्पेशल पूरे H को तोड़ने के लिए, मेरे को एनर्जी नहीं देनी पड़ी पूरे Cl2 को तोड़ने के लिए, मुझे सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी इन जो ट्रांजिशन स्टेट है या ये इंटरमीडिएट बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए मुझे क्या देनी पड़ी, बहुत कम एनर्जी। इंटरमीडिएट क्या होता है, जो बीच का स्टेप बनकर आता है रिएक्शन खत्म होने से पहले, उसे क्या बोल देते हैं बेटा, इंटरमीडिएट। अब इनको एनर्जी कितनी देनी पड़ी, हमें बहुत कम देनी पड़ी, तो ये कम एनर्जी में मामला निमट गया। लेकिन अगर मैं बोलूं विदाउट कैटलिस्ट, तो एनर्जी क्या देनी पड़ती बेटा, उसको बहुत ज्यादा देनी पड़ती। तो इसने क्या कर दिया, एक पाथ प्रोवाइड करवा दिया, जिससे क्या हुआ, कम एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन जहां पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वाली एनर्जी भी वहीं पर है, प्रोडक्ट वाली एनर्जी भी वहीं पर है। तो एक नोट मैं लिखवा देता हूं, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन नोट द एक्सटेंट, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। देखो बेटा, शादी जिससे होनी है उससे ही होनी है और एक ही होनी है ना, ऐसा नहीं है कि कोई कैटलिस्ट आएगा तो 2-3 करवाएगा, नहीं 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 नहीं, वो एक ही होना है, यानी कि जितना भी सब्सटेंस बनना है वो उतना ही बनेगा। ये करवा सकता है, थोड़ा जल्दी करवा दे या थोड़ा
बाद में करवा दी, राइट। शादी थोड़ा सा जल्दी हो गई या बाद में हो गई, ऐसा नहीं होगा कि 2 शादियां हो गई या एक भी नहीं हुई, है ना। एक्सटेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना अमाउंट बनने वाला है उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इस बात से पड़ेगा कि रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो। तो ये नोट भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। तो जरा इसकी अब आखिर में डेफिनेशन भी देख ले, मतलब इसका जो है इफेक्ट को जैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी देख लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कंबाइन विद रिएक्टेंट टू फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स को क्या बोल देता हूं बेटा मैं, इंटरमीडिएट। इस अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये अनस्टेबल है ना, अब भाई आंटी तो सिर्फ बात कराने के लिए गए ना, वो तो आ जाएंगे, तो ये क्या बना है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, राइट। इंटरमीडिएट विच डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यहां पर अब देखो तोड़ने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी, राइट। एंड कैटलिस्ट रीजनरेट, कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, बाहर निकल आता है ना। आंटी की तो एक बार शादी हो चुकी है, वो तो बाहर आ जाएंगे, समझ आ गई बात ये। तो होप आपको ये बड़ी सारी बात समझ अच्छे से आ गई होगी, और ये भी पता लग गया होगा कि यहां पर क्या देनी पड़ती है, कम एनर्जी, यहां पर क्या देनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी। सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, एज यू नो, किसी एक सब्जेक्ट से तो आपके ना तो सीबीएसई में 6 मार्क्स आ पाएंगे, ओवरऑल परसेंटेज आ पाएगी, ना ही आप नीट एंड आईआईटी क्लियर कर पाएंगे। सो इसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास दोनों ही सब्जेक्ट के लिए अच्छे टीचर होने चाहिए। एंड मैंने आपके लिए लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक डाला है, जहां से आप फिजिक्स टीचर एंड जो बायोलॉजी टीचर है उन दोनों के लेक्चर देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए और वहां से एक बार इसे देख लीजिए। एंड अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।